गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल द नॉलेज प्लाजा को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो देर न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ सनफ्लावर एंड कल्टीवेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे यार, आपको नहीं पता? कल्टीवेशन ऑफ सनफ्लावर एंड कल्टीवेशन ऑफ क्या? नहीं, क्या पढ़ेंगे? मेरे को ही नहीं पता यार, आप लोगों को क्या पता रहेगा? तो चलिए ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ सनफ्लावर एंड कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट, आई मीन मूंगफली की खेती। तो स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कल्टीवेशन ऑफ सनफ्लावर, इसकी खेती भारत में सबसे पहले कब की गई? किसी को पता है? अरे पता भी होगा तो मुझे क्या करना है यार, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। कल्टीवेशन ऑफ सनफ्लावर जो है, इसकी खेती 1969 में भारत में की गई, आई मीन 1969 में भारत में की गई, ठीक है। उसके बाद इसका बोटेनिकल नेम अब स्टार्ट करते हैं। बोटेनिकल नेम जो होता है इसका, वानस्पतिक नाम, पहले मैं आपको एक बता दूँ कि जो हिंदी लिखी है इसकी इंग्लिश में पहले बताते हूँ। वानस्पतिक नाम को बोटेनिकल नेम कहा जाता है, कुल को फैमिली कहा जाता है, गुणसूत्र को क्रोमोजोम नंबर, उत्पत्ति स्थान को ओरिजिन प्लेस, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहा जाता है, तेल को ऑयल कहा जाता है, देसी को देसी, विदेशी को फॉरेन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम बोटेनिकल नेम से। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है हेलियंथस एनस, या एनोस भी कहीं लिखा रहता है, तो ठीक है, आप दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। कंपोजिटी जो कहीं कहीं पर कंपोजिटी ना लिख के एस्ट्रेसी भी दे रहता है, तो डू नॉट कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको दोनों लिख के बता दिया कि इसको जो फैमिली होती है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। और इसमें जो क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 2n = 34, आई मीन 34, ठीक है। उसके बाद जो इसका उत्पत्ति स्थान होता है, आई मीन ओरिजिन प्लेस, मैक्सिको होता है। मैक्सिको में ये सबसे पहली बार ओरिजिन मतलब इसका उत्पत्ति हुआ था। और इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज पाई जाती है वो 24 से लेकर 36%, आई मीन 24 से 36% तक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसमें तेल परसेंटेज कितना पाया जाता है। तो इसमें जो तेल परसेंटेज पाया जाता है, सबसे पहले हम देसी में बात करेंगे। देसी में जो होता है इसमें तेल परसेंटेज 34 से लेके 42, 34 से 42% पाया जाता है। और उसके बाद विदेशी में जो होता है 45 से लेके 52%, ठीक है। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में सर्वप्रथम सूर्यमुखी की खेती, या जिसको सूरजमुखी भी कहा जाता है, इंग्लिश में सनफ्लावर कहा जाता है, इसकी खेती भारत में प्रारंभ हुई 1969 में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में हम सूर्यमुखी का सॉरी भारत में तो जो सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन है वो तो कर्नाटक में होता है, लेकिन विश्व में सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रूस में। रूस के बाद ब्राज़ील, रूस, ब्राज़ील, अमेरिका, अर्जेंटीना। भारत का मुझे एक्चुअली पता नहीं कौन सा स्थान है, समथिंग 7वां या 6वां होगा जो भी। तो विश्व में सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है रूस में, और भारत में सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी सीड रेट, आई मीन बीज दर कितनी होती है। इसका सीड रेट पूछा जाता है कि सूरजमुखी का प्रति हेक्टेयर सीड रेट कितनी होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सीड रेट जो होती है सनफ्लावर की वो होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसकी जो स्पेसिंग होती है, अगर आपने मक्का पढ़ा होगा तो आप लोग बताएंगे कि मक्के की स्पेसिंग कितनी होती है, ठीक है, बताइए। अरे यार कमेंट बॉक्स में लिख दो ना, क्यों इतना यार देर कर रहे हो? मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं कुछ भी यार। मैं यहाँ वीडियोज बनाए जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ना ही नहीं है कुछ भी। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि इसकी जो स्पेसिंग होती है 60 × 20 सेंटीमीटर, मतलब 60 से 20 सेंटीमीटर।
और इसके लिए जो मृदा उपयुक्त होती है वो होती है बलुई दोमट, आई मीन सैंडी लोम या क्ले लोम या क्ले दोमट जिसको हिंदी में कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो सनफ्लावर वो डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल मतलब उसको तीनों सीजन में ग्रो किया जाता है, खरीफ रबी जायद। तो इसके लिए बुआई भी अलग अलग ही होगी, खरीफ में अलग, रबी में अलग एंड जायद सीजन में अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी बुआई का समय जो होता है खरीफ में क्या होती है इसको पढ़ेंगे। तो खरीफ में जो होता है 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक इसको बोया जाता है, इसकी सोइंग की जाती है। फिर रबी में बात करें तो ये 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक बोया जाता है। ओके, फिर जायद सीजन की बात करें तो जायद में जो होता है 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक ये बोया जाता है। ठीक है, आई मीन इसकी सोइंग की जाती है 1 मार्च से 15 मार्च। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी वैरायटी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है कि प्रथम संकर प्रजात कौन सी है सूर्यमुखी की, तो वह है BSH फर्स्ट। BSH फर्स्ट जो कि प्रथम संकर प्रजात है सनफ्लावर की। और सेकंड है बादशाह, थर्ड है दिव्या, फोर्थ है ज्वालामुखी, फिफ्थ है मॉडर्न, सिक्स्थ सूर्या एंड सेवन्थ सनराइज सिलेक्शन। ये पूछा जाता है कि मॉडर्न, सनराइज सिलेक्शन एंड ज्वालामुखी ये किसकी वैरायटी है। आई मीन तीनों नहीं पूछा जाता है कि तीनों साथ में पूछा जाए कि मॉडर्न, सनराइज सिलेक्शन या दिव्यामुखी या ज्वालामुखी ये सब किसकी वैरायटी है, नहीं। एक पूछ लेगा, या फिर सनराइज सिलेक्शन पूछेगा किसकी वैरायटी है, या मॉडर्न या दिव्या या ज्वालामुखी किसकी प्रजात है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ज्वाला एंड दिव्या, ज्वाला मीन्स सनफ्लावर या मीन्स नहीं होता, लेकिन आप लोग ध्यान इसको पढ़ लीजिएगा कि ये चारों इम्पोर्टेंट है। यूपी कैटेड के व्यू से अगर देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सनफ्लावर की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, वो है BSH फर्स्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि सूरजमुखी में लिनोलिक एसिड कितना पाया जाता है। आई मीन सूरजमुखी में लिनोलिक एसिड की परसेंटेज कितनी होती है। तो जो सूरजमुखी होता है उसमें लिनोलिक एसिड जो होता है वो 64% पाया जाता है। सूरजमुखी में लिनोलिक एसिड 64% पाया जाता है। अब इसमें एक प्रोसेस होती है, जो सूरजमुखी का होता है वो पुष्प का धीरे धीरे सूर्य की तरफ, जैसे आपने देखा होगा कि जो सनफ्लावर होता है जैसे जैसे सूर्य जैसे पूरब से निकलता है ईस्ट दिशा से, वैसे वैसे वो भी उसका जैसे सनफ्लावर का जो पॉड होता है, जो भी मतलब उसका फ्लावर होता है, वो भी जैसे सन ईस्ट से लेके साउथ की तरफ, जैसे साउथ की तरफ मुड़ता जाएगा, ऐसे साउथ या फिर वेस्ट की तरफ धीरे धीरे ऐसे मुड़ता जाएगा, तो फ्लावर भी धीरे धीरे ऐसे मूव करेगा, मतलब मूवमेंट उसका भी होता रहेगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आपको जानना होगा कि उस प्रोसेस को हेलियोट्रोपिज्म या फिर फोटोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। दोनों में से कोई भी आता है तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोग, कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये क्वेश्चन भी पूछा वो भी आंसर नहीं देना है आप लोग को, शांत बैठे रहना है। ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन होती तो बताते तुम लोग को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डिजीज़ के बारे में। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू ये नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि चारकोल रोट किस क्रॉप में लगता है या किसके द्वारा लगता है, या उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब वही साइंटिफिक नेम यार। तो इस चारकोल रोट जो लगता है वो फंगस द्वारा लगता है, जिसको हिंदी में कवक कहा जाता है। और उसका जो साइंटिफिक नेम या काजल ऑर्गेनिज्म जो है, जिसको शॉर्ट में CO भी कहा जाता है, वो है मैक्रोफोमिना फेजुलिना। फेजुलिना कहीं कहीं पर ना लिख के फेजुलाई भी लिखा रहता है, तो आप लोग अगर फेजुलाई भी लिखा है तो वही टिक कर दीजिएगा, नहीं तो फेजुलिना तो लिखा ही रहेगा फिलहाल, तो वो तो आपको करना ही है। फिर सेकंड जो है पाउडरी मिल्ड्यू,
ये भी फंगस के ही द्वारा लगता है, और उस फंगस का साइंटिफिक नेम जो है इरिस्पी काइकोरेसियरम, काइकोरे काइकोरेसियरम, ठीक है, इरिस्पी काइकोरेसियरम, CICHORACEARUM, काइकोरेसियरम। फिर थर्ड डिजीज जो लगती है इसमें वो है डाउनी मिल्ड्यू। तो जब पाउडरी मिल्ड्यू कॉक द्वारा लगता है तो डाउनी मिल्ड्यू भी फंगस द्वारा ही लगेगा। सिंपल सी बात है यार। उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है प्लाज्मोपारा हेल्स्टिडी, HALSTEDII। ओके, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सनफ्लावर जो है वो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, आई मीन प्राय पर परागित और डे न्यूट्रल है। मतलब इसको तीनों ऋतुओं में ग्रो किया जाता है, इसलिए इसको डे न्यूट्रल कहा जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। शॉर्ट डे लॉन्ग डे ये कुछ नहीं, ये है डे न्यूट्रल प्लांट। और सनफ्लावर में जो होता है प्रोटेंड्री दशा पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, मेज में जो होता है उसमें भी प्रोटेंड्री दशा पाई जाती है। प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ इसी क्लास में। प्रोटेंड्री जो होती है जो मेल पार्ट होता है, आई मीन जिसको हम कहते हैं एंथर जो होता है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है। मतलब नर भाग मादा भाग से पहले मैच्योर होने को प्रोटेंड्री कहा जाता है। और प्रोटोगाइनी जो होती है उसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है, मतलब पहले मैच्योर हो जाती है एंथर से, ठीक है। जो मादा होती है वो नर से पहले मैच्योर हो जाती है। मादा भाग जो होता है फ्लावर का वो नर भाग से पहले मैच्योर हो जाता है। मतलब नर भाग बाद में मैच्योर होगा और मादा पहले मैच्योर हो जाएगी। इसको हम कहेंगे प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो जो प्रोटेंड्री दशा पाई जाती है वो सनफ्लावर में भी पाई जाती है और मेज में भी पाई जाती है। तो आप लोग इसे कहीं पेन और कॉपी यार साथ में रखे बैठेगा, क्योंकि यार जो मैं बोलता हूँ वो मैं टेस्ट में देता हूँ अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है। और मेरे टीचर भी यही करते थे। तो दिमाग और दिल दोनों खोल के बैठिएगा, और कॉपी तो वैसे भी खोल के रखनी है आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि टाइम तो बहुत कम ही है। आई मीन ऊपर जाने के लिए नहीं, ये यूपी कैटेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सनफ्लावर का हेड का आकार होता है, आई मीन जो उसका फूल का जो आकार होता है पूरा जो हेड टाइप का होता है उसका जो डायमीटर, आई मीन जो व्यास होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और हाँ, आप लोग तो जैसे यूपी कैडेट BHO ICAR की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों अगर जो भी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, प्रोवाइड कीजिए, उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको प्रोटेंडी और प्रोटोगाइनी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप जो भी कहें मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो प्रोटेंड्री दशा होती है, ठीक है। आप लोग हिंदी में जानना जाइएगा, हिंदी में मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं उसको, तो इंग्लिश ही पूछा जाता है कि प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री जो होता है वो नर, प्रोटेंड्री में क्या प्रोसेस होती है, प्रोटेंड्री में एक फ्लावर का नर भाग जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है मादा से पहले नर परिपक्व हो जाता है, आई मीन मैच्योर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटेंड्री। और प्रोटोगाइनी में क्या होता है, मादा मैच्योर हो जाती है, मादा परिपक्व हो जाती है, मतलब मादा का जो भाग होता है, मादा का जननांग जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है नर से, तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं तो प्रोटेंड्री का प्रोटोगाइनी लगा दें और प्रोटोगाइनी का प्रोटेंड्री, इससे आपके क्वेश्चन, आई मीन आंसर जो आपके नंबर रहेंगे वो शॉर्टेज हो जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राउंडनट कल्टीवेशन, आई मीन मूंगफली की खेती। तो वैसे भी टाइम काफ़ी हो गया, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, वैसे भी आप लोग पढ़ने वाले लड़के हैं, कहाँ ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है बॉटेनिकल नेम एरेकिस हाइपोजिया, और फैमिली जो होती है वो है फेवेसी। क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो होता है 40, गुणसूत्र संख्या 40। उत्पत्ति स्थान, जिसको मूल स्थान भी कहा जाता है, होता है ब्राज़ील। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है 26%, इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है।
और तेल की बात की जाए तो इसमें 45 से 50% तेल, और अगर दोनों का एवरेज निकल जैसे आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है कि 45%, 50% या 60% या 70%, तो आप लोग 45% पर क्लिक कीजिएगा। अगर रेशियो जैसे ड्यूरेशन में आ रहा कि 45 से 50, तो आप लोग 45 से 50 ही क्लिक कीजिएगा, आई मीन टिक कीजिएगा। मूंगफली को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसके अदर नाम क्या हैं या दूसरे नाम क्या क्या कहा जाता है। तो इसको पीनट भी कहा जाता है, अर्थनट भी कहा जाता है, मंकी नट कहा जाता है। या मंकी नट इसको समथिंग मेरे को यूएसए में कहा जाता है इसको मंकी नट, और मनीला नट जो होता है यूके में कहा जाता है। और पिंडर भी कहा जाता है, पिंडा भी कहा जाता है, और गोबर भी कहा जाता है। अन्य नामों से इसको जाना जाता है, जैसे पीनट, अर्थनट, मंकी नट, मनीला नट, पिंडर, गोबर। ठीक है, अन्य नामों से मूंगफली को संबोधित किया जाता है, आई मीन इसको प्रेजेंट किया जाता है, आई मीन। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली कितने प्रकार की होती है। तो मूंगफली जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सीधी सीधी को गुच्छेदार भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इरेक्ट और बंच टाइप। और दूसरी जो होती है, एक जो तो सीधी आई मीन बंच टाइप जो होती है, ठीक है, गुच्छे में जो फरती है। और एक होती है फैलने वाली, जो कि फैल के रेस्पिंग टाइप, जो रेस्पिंग आई मीन सॉरी, जो यार क्या कहते हैं उसको, स्प्रेडिंग टाइप, जो फैल कर चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीधी या गुच्छेदार। इसको इंग्लिश में इरेक्ट और बंच टाइप भी कहा जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एरेकिस हाइपोजिया। सब स्पीसीज जो इसकी है वो है फेस्टिगाटा, FASTIGATA। और जो फैलने वाली है इसको इंग्लिश में स्प्रेडिंग टाइप भी कहा जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीसीज प्रोक्यूम्बेंस। नेक्स्ट, विश्व में मूंगफली का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, अगर विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो होता है भारत में। मतलब क्षेत्रफल तो भारत में है, देख रहा हूँ, मतलब मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, लेकिन उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इतना यार क्षेत्रफल क्या करेंगे हम यार, जब तुम उत्पादन ही नहीं दे पा रहे हो। क्या टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं विकसित कर पा रहे हैं ना। कोई भी फार्मर जो है इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है। और जो चीन है वो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है। तो विश्व में जो सबसे अधिक मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है भारत के पास, और जो इसका उत्पादन होता है वो चीन के पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर भारत में मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। और आप लोगों को ध्यान दें कि आंध्र प्रदेश की क्या कहते हैं उसको, राजधानी भी चेंज हो गई है। उसकी जो राजधानी हो गई वो है अमरावती नाउ दिस टाइम। और मूंगफली में जो दाना होता है एवं छिलका होता है उसके बीच का रेशियो कितना होता है, तो उनके बीच का जो रेशियो होता है वो 3:1, आई मीन 3%। तो 3 जो 3 भाग होगा, 3 भाग मूंगफली का वो दाना होगा, और 1 भाग जो होगा वो छिलका होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है। मूंगफली में जो सेलिंग प्रतिशत होता है वो होता है 70 से 72%, 72%, मतलब 70 से 72%। और मूंगफली जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें जो होता है क्लिस्टोगेमी स्टेज पाई जाती है। क्लिस्टोगेमी क्या होती है, क्लिस्टोगेमी ये हो जाती है कि मतलब इसमें जो होता है पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है पुष्प के, मतलब वो जब तक उसमें पूरी क्लिस्टोगेमी मतलब बंद पुष्प के अंदर परागण होने की क्रिया को क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। और इसमें जो होता है इसको क्लोज्ड मैरिज भी कहा जाता है, क्लिस्टोगेमी को क्लोज्ड मैरिज। ठीक है, बंद पुष्प के अंदर पॉलिनेशन होने की क्रिया को, परागण होने की क्रिया को हम क्लिस्टोगेमी स्टेज कहते हैं, जो कि मूंगफली में पाई जाती है। इसमें जो होता है फूल कभी ओपन ही नहीं होता है, इसमें वैसे ही मतलब बंद पुष्प के अंदर ही परागण हो जाता है। और अदर नेम मैंने आपको बताया कि क्लिस्टोगेमी को क्लोज्ड मैरिज भी कहा जाता है।
अब इसके लिए कौन सी क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है? जलवायु गर्म एवं नम जलवायु, हार्ड एवं ह्यूमिड क्लाइमेट। और जो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, वो होती है 21 से 26.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 21 से 26.5 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए जो सॉयल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बलुई दोमट, सैंडी लोम, ठीक है। और जो पीएच की आवश्यकता पड़ती है वो है 6 से 6.5, मतलब 6 to 6.5। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग। तो जो मूंगफली की बुआई का समय है वह है लास्ट वीक ऑफ जून, मतलब जून का अंतिम सप्ताह, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब जून के लास्ट वीक में से स्टार्ट करते हैं और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। ये इसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, सबसे फेवरेबल क्या कहते हैं उसको, समय या टाइम। उसके बाद फिर सीड रेट जो होती है वो अलग अलग होती है, गुच्छेदार की अलग होती है और फैलने वाली की अलग। जो बंच टाइप होते हैं, आई मीन गुच्छे टाइप, उसके लिए होता है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और फैलने वाली जो होती है स्प्रेडिंग टाइप, उसके लिए 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। उसके बाद हम फिर अब पढ़ेंगे स्पेसिंग जो होती है गुच्छेदार की होती है 30 से 15 सेंटीमीटर। भाई वो गुच्छे में लगेगा तो उसके लिए कम स्पेसिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और जो स्प्रेडिंग है फैलने वाली लगी, भाई स्प्रेड आई मीन फैलेगी, मतलब स्प्रेडिंग करेगी, तो उसके लिए 45 से 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, बुआई की गहराई, मतलब इसको कितने सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए? तो इसको जो है 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए मूंगफली को। पैगिंग क्रिया किससे संबंधित है? जो पैगिंग क्रिया है, आई मीन पैगिंग जो प्रोसेस है वो मूंगफली से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि पैगिंग क्रिया किससे संबंधित है, क्लिस्टोगेमी स्टेज किसमें पाई जाती है? तो ये दोनों जो होती है वो मूंगफली में पाई जाती है। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है पैगिंग क्रिया, वो मूंगफली में बुआई के 55 दिन के बाद शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। अब इसमें कुछ इसकी वैरायटियाँ, जैसे बंच टाइप की क्या है, मतलब गुच्छे टाइप की जो गुच्छेदार प्रजातियाँ वो कौन कौन सी हैं? वह ज्योति, कौशल, फूले प्रगत। इसमें आपकी वैरायटी दो ही पूछी जाती है अगर गुच्छेदार में पूछी जाएगी तो, वो है फर्स्ट तो है आपकी ज्योति और सेकंड है आपकी कौशल। और सेमी स्प्रेडिंग मतलब अर्ध फैलने वाली, मतलब जो कुछ गुच्छे टाइप रहेंगी, मतलब उसमें कुछ प्रोसेस हो गया, मतलब वो कम ही फैलेंगी, ठीक है, ये समझिए। तो अर्ध फैलने वाली प्रजातियों में से है आपकी चित्रा, विक्रम, टाइप 64 है, TMP 10। इसमें आपको पूछा जाता है कि चित्रा और विक्रम मूंगफली की कैसी प्रजातियां हैं, अर्ध फैलने वाली या गुच्छेदार? तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है अर्ध फैलने वाली। फिर उसके बाद आगे जाइए स्प्रेडिंग टाइप, मतलब फैलने वाली। तो इसकी जो इसमें पूछा जाता है चंद्रा और प्रकाश मूंगफली की कैसी प्रजातियां हैं, अर्ध फैलने वाली या फिर बंच टाइप में गुच्छेदार? तो आपको क्लिक करना है, टिक करना है फैलने वाली। और इसकी है टाइप 28 और अंबर भी इसी की वेराइटियाँ हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टिक्का डिजीज। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। इसी में नहीं, PHU, ICR, UP कैडर और जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हैं, उसमें सभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चनों में अनिवार्य ही कर दिया गया, मतलब अनिवार्य नहीं कर दिया गया लेकिन अधिकतर ही पूछा जाता है कि जो टिक्का डिजीज़ है वो किस फसल से संबंधित है, किसके द्वारा होता है और उसका साइंटिफिक नेम भी क्या है। तो ये जो टिक्का डिजीज होता है ये मूंगफली से रिलेटेड है, संबंधित है, और ये जो है कवक द्वारा होता है। और उस कवक का जो नाम है वो है सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा, और सेकंड जो है सर्कोस्पोरा एरेसिडिकोला, ठीक है। इसके ऊपर जो रेसिस्टेंट वेराइटियाँ भी हैं, जैसे टाइप 64 एंड TMP 6, इनको अगर ग्रो करेंगे तो टिक्का डिजीज जो है नहीं लगेगा। इंदु क्रॉप जो, जैसे इंदु वेराइटियाँ जो है, इन वेराइटियों में टिक्का डिजीज नहीं लगेगा। उसके बाद रोजेट डिजीज जो है वो जो होता है वायरस के द्वारा होता है, वायरस जनित। वो जनित नहीं लिखा है भाई, जनित लिखा है, वायरस जनित, जिसका मतलब वायरस द्वारा लगती है रोजेट डिजीज।
और इसको जो फैलाने का कार्य करता है, आई मीन जो ट्रांसलोकेटर का काम करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, वो होता है माहो। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्ट। वाइट ग्रब को जो होता है सफ़ेद ग्रब या सफ़ेद गिंडार भी कहा जाता है। सफ़ेद गिंडार जो होता है किस क्रॉप में लगता है और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या साइंटिफिक नेम क्या है? तो वाइट ग्रब जो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होलोट्राइका कॉन्सेनगुनिया, और ये मूंगफली में लगता है। ये लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि वाइट ग्रब जो होता है या सफ़ेद गिंडार जो होता है वो मूंगफली में लगता है, और उसका जो साइंटिफिक नेम है होलोट्राइका कॉन्सेनगुनिया। फिर ईल्ड की बात करते हैं हम कि मूंगफली की ईल्ड कितनी होती है, अगर बंच टाइप की गुच्छेदार की कितनी होती है और फैलने वाली की कितनी होती है। तो जो बंच टाइप होता है उसकी जो ईल्ड होती है वो होती है 15 से लेके 20 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसकी? गुच्छेदार की, आई मीन बंच टाइप की या इरेक्ट टाइप की। और जो स्प्रेडिंग होती है, जो फैलने वाली मूंगफली होती है, उसकी यील्ड कितनी होती है? उसकी जो यील्ड होती है 20 से लेके 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है, ठीक है, जो होती है फैलने वाली स्प्रेडिंग टाइप। और लास्ट में अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्राउंडनट, एनआरसी ऑफ ग्राउंडनट। एनआरसी ऑफ ग्राउंडनट कहाँ पर है? तो वो एनआरसी ऑफ ग्राउंडनट जो है जूनागढ़ JUNAGADH जूनागढ़ GRH मतलब जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात में है इसकी एनआरसी ग्राउंडनट की। तो आज आप लोगों के सामने मैं 2 क्रॉप ख़त्म हो गई। पहली तो कौन सी थी आप लोग बताइए? पहली तो सनफ्लावर थी और सेकंड ग्राउंडनट। तो इस लेक्चर में ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर की कल्टीवेशन समाप्त हो गया। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन यथासंभव प्रोवाइड कर दिया जाएगा और निश्चित समय में। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आपको आपके दोस्त भी किसी कम्पिटेटिव एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और जितनी भी अन्य नॉलेज प्लाजा पर जितनी भी अन्य वीडियो जैसे बॉटनी हॉर्टिकल्चर और जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री या डेयरी जीएस जितने भी आपको मतलब मस्ट लगे कि मुझे इम्पोर्टेंट है, मुझे पढ़ना है, तो आप जाकर द नॉलेज प्लाजा यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो द नॉलेज प्लाजा में इतने अनुभवी टीचर हैं, आपको अनुभवी टीचर के द्वारा आपको जितने भी डाउट हैं क्लियर करा दिए जाएंगे। तो लास्ट में आप लोग से यही उम्मीद है और निवेदन भी है कि द नॉलेज प्लाजा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और अपने यूपी कैटेट आईसीएल बैच जो भी आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक और दृढ़ता के साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।